हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफर अचीवर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ यानी कि अपने भूगोल दर्शन में धरती के आंतरिक संरचना के बारे में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जहां समझने का चीज होगा उसे समझेंगे भी कि धरती की संरचना कैसे हुई है। ठीक है, चलिए। ज्योग्राफर अचीवर्स चैनल में फिर से आपका स्वागत है। हम लोगों का जो मंत्र है स्मॉल स्टेप्स एवरी डे, उसके तहत आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में जानेंगे। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम लोग जानते थे। आज वैसे हम लोग को पढ़ना क्या था, आज हम लोग को शेड्यूल में था विश्व के प्राकृतिक संरचनाएं और उसकी विशेषताएं के बारे में जानने के लिए। ठीक है, इससे पहले हम लोग लेकिन आज हम जानेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। वो इसलिए कि यदि बुनियाद के बारे में पता हो तो ऊपर की आकृति, स्थलाकृति या किसी भी तरीके के, कहते हैं ना कि अगर आंतरिक किसी का बुनियाद, किसी का बेस अगर मेरे को पता हो तो उसके ऊपर बढ़ने की अंदाजा को हम लोग बड़े आसानी से लगा सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं, इतने सारे विषयों को पढ़ चुके हैं, 1 to 5 इतने सारे विषयों को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन आज हम लोग अगर विश्व प्राकृतिक संरचना और उसकी विशेषता को जानने से पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अगर समझ लें तो फिर आगे हम लोग को सिलेबस कवर कवर करने में बहुत आसानी होगी या समझने में भी बहुत आसानी होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले यहाँ सिर्फ बताने का प्रयास करते हैं कि क्यों क्यों हम लोगों को पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में, पृथ्वी के आंतरिक संरचना माने अंदर क्या है। देखिए ऐसा है कि आज तक बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया है। मानो पृथ्वी के अंदर में मैक्सिमम शायद लोग कहते हैं कि 12 किलोमीटर तक लोग व्यक्ति माने इंसान जा सका है। कितना किलोमीटर तक? सिर्फ 12 किलोमीटर तक। वैसे इसको खोदते हैं अगर तो सिर्फ मिट्टी के अलावा इससे हम लोग को और कुछ समझ में नहीं आता है कि निकल रहा है। लेकिन आगे के कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इसको समझेंगे, इसकी आंतरिक भू संरचना को इतना अच्छा से समझेंगे कि शायद फिर इसके ऊपरी आकृति, इसकी ऊपरी विशेषता को समझने में बहुत आसानी हो जाए। जो हम कहें ना कि अगर इसके बेस को हम जान जाएं तो इसके अंदर से जो भी हलचल या ऊर्जा या ताकत, जो भी चीज बाहर जा रहा है और अस्त्राकृति को प्रभावित कर रहा है, अगर इसके अंदर के चीज को जानेंगे तो ये ऊपर आने के बाद ज्वालामुखी फट रहा है ना? तो इसके अंदर से क्या निकल रहा है, क्या क्या चीज इसके धरती के ऊपर फैल रहा है। फिर आंतरिक संरचना से इसके ऊपर में पहाड़ बन रहा है, तो उस पहाड़, उस पठार और उस मैदानी भाग में सारे चीज यहां से निकल कर ही इसमें समा रहे हैं। ठीक है, तो अंदर के बारे में अगर आज हम लोग जान जाएंगे तो हम लोग जो अगला सिलेबस में देखना है भौतिक संरचना के बारे में, उसको समझेंगे तो बहुत आसान होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, भौगोलिक धरती का उद्विकास हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले। भौगोलिक धरती का उद्विकास, कैसे महासागर बना और उसका विकास कैसे हुआ, उसका स्वरूप कैसा है, महाद्वीपीय विस्थापन, वेगनर और टेलर का सिद्धांत पढ़ चुके हैं। फिर जब हम लोग कार्टोग्राफी पढ़ रहे थे तो देखे कि अक्षांश देशांतर उसको भूमंडल पर जितने भी महाद्वीप हैं, महासागर हैं, उसको कैसे विस्तार से समझा रहा है, उसके सिचुएशन को, उसके समय को। आईटीसी पढ़ लिए कि उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो है वो कैसे सूर्य को
प्रभावित कर रहा है या सूर्य से प्रभावित हो रहा है। ठीक है, इससे पहले चलिए अब हम लोग सीधे सीधे अपने विषय में चलते हैं, जो आज हम लोग का मेन टॉपिक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, और इसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं कि हम लोग का क्वेश्चन कैसा कैसा निकलता है। ठीक है, चलिए ये पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत है। कैसा स्रोत है? प्रत्यक्ष स्रोत है। भूकंप की तरंगे, ज्वालामुखी, गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी की चुंबकत्व, ये चार चीज है। तो सोचिए और आंसर दीजिए, क्या होना चाहिए? भूकंप की तरंगे। तो एक चीज समझ में आया कि भूकंप की तरंगे कहाँ से आ रही हैं? धरती के अंदर से आ रही हैं। अभी हम लोग आगे इसको पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे, उससे पहले कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए प्रत्यक्ष स्रोत क्या है? अभी देखिए यहां पूछ रहा है कि प्रत्यक्ष स्रोत क्या है। तो ऑप्शन पढ़िए, खनन से प्राप्त प्रमाण, ज्वालामुखी से निकली वस्तुएं, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब खनन कहाँ है बताइए? खनन तो पृथ्वी के अंदर है। खनन कहाँ? पृथ्वी को खोद रहे हैं तभी ना खनन हो रहा है। पृथ्वी के अंदर हम लोग जा रहे हैं तो तरह तरह का खनिज निकल रहा है। ज्वालामुखी कहाँ फट रहा है? तो यहीं फट रहा है। ऐसे ही ना फटता है ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी कैसे निकलता है? धरती के अंदरूनी हलचल से गरम गरम लावा, मैग्मा जो फटता है, यही ना है। अब ये बिखर कर कहाँ जाता है? धरती पर आता है। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन हम पूछते हैं, कुछ देर में सोच कर बताइए कि ये धरती से निकलने वाली जो मोटी परत है, अंदर की परत है, और जो बाहर निकल कर फैल रहा है, इसमें हम लोग मैग्मा किसे कहते हैं और लावा किसे कहते हैं? सोच कर बताइए। ठीक है, इसे सोचते रहिए, आंसर दीजिएगा सोचकर, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, या नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। अब हम लोग फिर इस क्वेश्चन को पढ़ने का देखते हैं, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है दोनों, उपरोक्त दोनों। ठीक है, मतलब खनन से प्राप्त प्रमाण और ज्वालामुखी से निकली वस्तुएं दोनों ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें बताती हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना को समझने के लिए अप्रत्यक्ष स्रोत है। आंतरिक से प्राप्त उल्कापिंड, भूकंप से संबंधित क्रिया, गुरुत्वाकर्षण बल, और इनमें से सभी। तो इसका आंसर है इनमें से सभी, मतलब ये तीनों चीज पृथ्वी के आंतरिक संरचना को बताने के लिए अप्रत्यक्ष स्रोत हैं, जो धरती के अंदर दबे हैं, बाहर के निकलते हैं। तो इनसे पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है। ठीक है, किससे किससे? आंतरिक से प्राप्त उल्कापिंड, भूकंप संबंधित क्रिया और गुरुत्वाकर्षण बल से। अब यहाँ शुरू होता है, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? देखिए, लेथोस्फेयर कहते हैं, एस्थोनोस्फेयर कहते हैं, मेसोस्फेयर कहते हैं, या बैरियोस्फेयर कहते हैं। सबसे ऊपरी परत को लेथोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेथोस्फेयर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ याद रख लीजिएगा।
पृथ्वी का 4 लेयर बता रहा है, तो एल शब्द आया। क्या आया? एल शब्द आया। एल से क्या क्या हो सकता है? लाइफ हो सकता है, जहां लाइफ चल रहा है, जहां जीवन है, तो एल से लेथोस्फेयर। किसी में एल है? नहीं है। तो देखिए, याद रखने का एक तरीका हो जाएगा कि एल से लेथोस्फेयर, क्या, एल से लेथोस्फेयर और एल से लाइफ, है ना। तो सबसे ऊपरी मंडल में याद रखने का चीज क्या हो गया? याद रखने का चीज हो गया एल। क्या हो गया? याद रखने का चीज हो गया एल। एल फॉर लाइफ, एल फॉर लेथोस्फेयर। ठीक है, इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। ठीक है, हम लोग पहले स्लाइड पे अपने पहले जगह पे चलते हैं और इसको देखते हैं। यही, ये देखिए, ये 4 लेयर है ना। देखिए, पृथ्वी के अंदर हम लोग ऐसे जा रहे हैं, और लेथोस्फेयर, एस्थोनोस्फेयर, मेसोस्फेयर और बायोस्फेयर है। ये पृथ्वी का ऐसे परत है। लेथोस्फेयर से देखिए, सबसे ऊपर से ये क्रस्ट की तरफ जा रहे हैं, दिख रहा है। यहीं पर क्या है? लाइफ है। तो एक पता चला कि लेथोस्फेयर को एक चीज और क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो फिर समझ में आएगा, तो और मजा आएगा। ये देखिए, चारों लेयर को हम लोग अब अलग करके समझते हैं। ये समझिए कि हम लोग पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, पृथ्वी के अंदर तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे यहां से चल रहे हैं और अंदर की ओर जा रहे हैं। इन्हीं 4 चीजों में या स्तरों में पृथ्वी को हम लोग बांटते हैं। पहला है लेथोस्फेयर। देख रहे हैं, ये है, पहला है लेथोस्फेयर, जो सबसे ऊपरी मंडल है, जो भी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे। एल फॉर लाइफ, एल लेथोस्फेयर मतलब हिंदी में स्थल मंडल। ठीक है, ये जो दुर्बल मंडल है बीच में, ये जो दुर्बल मंडल है, इसी मंडल पे कहता है कि लेथोस्फेयर तैर रहा है। तो यहां से एक प्रश्न निकलता है कि लेथोस्फेयर जो है, स्थल मंडल, कहाँ तैर रहा है? तो एस्थोनोस्फेयर पे तैर रहा है। मतलब दुर्बल मंडल पर कौन तैर रहा है? लेथोस्फेयर तैर रहा है। फिर तीसरा परत है मेसोस्फेयर, और चौथा परत है, इसको ऐसे कर देते हैं तो समझ में आएगा, थर्ड, और बी फोर बायोस्फीयर। यही 4 लेयर पृथ्वी के अंदर है। ठीक है, अब देखिए, सबसे ऊपरी परत को लिथोस्फीयर में जहां पे लाइफ है, उसको हम लोग नाम दे दिए क्रस्ट। ये 4 डिवीजन पे देखिए, 4 डिवीजन पे LAMB में ए जो है एस्टोनोस्फेयर पे, ये इस पे ये क्रस्ट तैर रहा है, या समझिए इस पर टिका हुआ है। इस पर टिका हुआ है लिथोस्फेयर यानी कि क्रस्ट। तो ये एक मंडल है जिसको कि हम लोग यहाँ पे नहीं मानते हैं। उसके बाद सीधे हम लोग आते हैं मेसोस्फेयर पर। धरती का दूसरा लेयर है मेसोस्फेयर को, जिसको कि मेंटल नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? मेंटल नाम दिया गया है। और तीसरा, सबसे अंतिम कोर को हम लोग क्या कहते हैं, या अंतिम छोर को क्या कहते हैं? कोर। कभी कभी इसको क्रोड भी कहा जाता है। ठीक है, ये अंदर हम लोग गए पृथ्वी के अंदर इस तरीके से। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में ये सारे चीज को फिर पीछे वाले चीज में जो बताए पिछले पन्ने पे, वही है। ऊपर में लेथोस्फेयर, ये सबसे टॉप पे दिख रहा है। देखिए, ये लेथोस्फेयर है, जिसको कि क्रस्ट भी कहा गया। उसके बाद मेंटल है, ये, ठीक है, यहाँ तक। और उसके बाद कोर है। क्या है? कोर है। ये जो ब्लैक वाला शेड है, ये कोर है। यही 3 मोटा मोटी खनिज के आधार पर इसको बांटा गया है। ठीक है, यहाँ सबसे एस्थोनोस्फेयर पर देख रहे हैं ना, कि ये पूरा परिमंडल जो है, जो लेथोस्फेयर कहलाता है,
जहाँ लाइफ मंडल है वो तैर रहा है, ठीक है। यहाँ पे साइड में इसका मोटाई भी दिया गया कि कितने कितने गहराई पर है, 0 से 100 किलोमीटर की गहराई। फिर देखिए मेंटल की गहराई को दिया गया है 2900 किलोमीटर तक। फिर कोर को दो भाग में बांट दिया गया है, अब ऊपरी कोर और निचली कोर। इसकी गहराई जो सबसे मैक्सिमम है वो कितना है, वो देखिए मैक्सिमम है यहाँ से यहाँ तक 6378 किलोमीटर, मतलब इतने दूर तक पृथ्वी का गहराई है। ये पूरा पृथ्वी है, ये गहराई, इसके अगर अंदर हम लोग जा रहे हैं तो इसको काट कर यहाँ निकाला गया है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या बाद में हम पीडीएफ दे देंगे, इसको पढ़ते रहिएगा आराम से, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये डिवीजन, ये बहुत पन्ना काम का है, इसको अच्छा से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको पार्ट पार्ट करके पढ़िएगा। उसके बारे में डिटेल मेंशन है, यहाँ इंग्लिश में है, बाद में इसको हम हिंदी में भी दे देंगे। ये जैसे क्रस्ट क्या है, कहाँ पर है, क्लियर। मेंटल, और ये भाग है कोर। और ये पृथ्वी का जो त्रिकोण दिख रहा है, ये एक्चुअली पूरे पृथ्वी को देख रहे हैं, ऐसे गोल है, उसके बीच के भाग को काटा गया है। सबसे ऊपर में कॉन्टिनेंट जिसको एस्थोनोस्फेयर पे तैर रहा है, लेथोस्फेयर है ना। ये इस साइड में डिवीजन देखिए लाइन से दिया हुआ है, लेथोस्फेयर दिख रहा है, उसके बाद एस्थोनोस्फेयर दिख रहा है, लोअर मेंटल और अपर मेंटल में बांटा गया है, फिर आउटर कोर और इनर कोर में इसको बांटा गया है। इस पेज को ठीक से आराम से बाद में देखिएगा, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 2 3 4 तो हम लोग पढ़ लिए, यहाँ तक आ गए थे। अब देखिए पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को किस परत पर तैर रही है, जो हम पिछले बताए एस्थोनोस्फेयर पर तैर रही है। ये प्रश्न भी आता है। तो आप समझ गए, जो 4 लेयर बांटा गया है मोटा मोटी, उसमें एस्थोनोस्फेयर पर लेथोस्फेयर क्या है, तैर रहा है। किस परत पर तैर रहा है, ये देखिए एक प्रश्न निकलता है, ठीक है, क्लियर। पृथ्वी के किस परत पर ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक है, किस चीज की, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक है। लिथोस्फेयर पर, एस्थोनोस्फेयर पर, और मेसोस्फेयर पर, या बैरोस्फेयर पर। तो इसका आंसर को ढूंढते हैं हम लोग। देखिए अगर याद है या समझते हैं, समझ पा रहे हैं तो, नहीं समझ रहे हैं तो लेथोस्फेयर पर, लेथोस्फेयर पर मतलब सबसे ऊपरी मंडल पर, जिसको कि भूपटी भी कहते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जिसको कि हम लोग भूपटी भी कहते हैं, जिसको जिसे भूपटी या क्रस्ट भी कहते हैं, वहीं पर ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन मतलब O2 की मात्रा सबसे ज्यादा कहाँ है, लेथोस्फेयर पर, ठीक है। पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं, अभी देखिए पिछले स्लाइड में हम लोग देखे कि सबसे आंतरिक में कौन था, सोचिए, याद कीजिए। लंब, किसको याद रखेंगे, लंब को याद रखेंगे। अब बताइए तो, LAMB, एक लंब वर्ड को याद रखे। अब बताइए इसका आंसर क्या हो गया, निकल गया ना, क्या निकला, बी, बी फॉर बैरिस्फेयर, इसको कोर भी कहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी के आंतरिक भागों की संरचना में सर्वाधिक उपस्थिति निम्न में से किसकी है, दबे जंगलों की है, दबे विभिन्न खनिजों की है, जल अथवा पानी की है, या बालू की है। सोचिए क्या होना चाहिए, दबे हुए विभिन्न खनिजों की, धरती के अंदर से देख रहे हैं ना, खनिज के आधार पर इसको 3 भाग में बांटे, हम लोग बांटे, कैसे बांटे चलिए आगे हम लोग बताते हैं। पृथ्वी के आंतरिक संरचना को खनिजों के आधार पर कितने परतों में बांटा गया है, देखिए यहाँ प्रश्न ही निकल गया। इस तरीके से समझ में आया कि प्रश्न आता है कि खनिजों, आंतरिक संरचना को खनिजों
के आधार पर कितने परतों में बांटा गया है? एक परत में, शून्य परत में, एक परत में, दो परत में या तीन परत में? तो इसका आंसर क्या होगा? तीन परतों में इसको बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, तीन परत को हम लोग यहाँ देखिए, देख लेते हैं। यही है तीन परत। क्लियर? दिख रहा है ना? मेंटल सबसे बीच में। देखिए यहाँ याद रखिएगा, एम फॉर मेंटल, माने मेंटल मध्य में है। एम से मध्य, एम से मेंटल, हो गया? याद हो गया? सबसे ऊपरी परत को कोर, क्रस्ट कहते हैं, और सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। क्लियर? देखिए ये चार मंडल फिर से रिपीट कर दिए। लंब, लंब याद रखिएगा, LAMB। लेथोस्फीयर दिख रहा है? लेथोस्फीयर क्या है? क्रस्ट है। दुर्बल मंडल पर ये क्रस्ट तैर रहा है। ठीक है, दुर्बल मंडल पर ये क्रस्ट तैर रहा है। मेसोस्फेयर MM हो गया मेंटल। ठीक है, मेंटल मध्य में। देखिए कैसे कैसे याद रखेंगे, M से मध्य, मिडिल, मिडिल मेंटल बीच में। ठीक है, बैरिस्फेयर कोर। क्लियर? अब एक इसमें नया चीज देखते हैं। यहाँ जो साइड में बता रहा है, देखिए क्रस्ट है, नंबर पर एक आया क्रस्ट। ये सियाल और सिलिका और एल्युमिनियम से बना है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? देखिए एक वर्ड आया है सियाल। क्या नाम आया है? सियाल। दूसरे को देखिए, मेंटल, सीमा, SIMA, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना है। मतलब ये प्रश्न है, ये परीक्षा में क्वेश्चन आएगा कि क्रस्ट में किसकी किसकी मात्रा है, तो सियाल की मात्रा है। मतलब सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम। मेंटल, देखिए इसको याद रखने का एक ट्रिक बताते हैं कि मेंटल, एक सीमा नाम की लड़की है जो मेंटल है। बुरा नहीं मानिएगा अगर किसी का नाम सीमा है, तो आप बुरा नहीं मानिएगा। याद रखने के लिए कि सीमा नाम की लड़की मेंटल है। ठीक है, तो मतलब SI और MA। तो ये प्रश्न आता है कि मेंटल में कौन सा खनिज पाया जाता है, या सीमा को कौन सा परत कहेंगे? तो मेंटल कहेंगे। मेंटल कौन है? सीमा है। सीमा क्या है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम है। ठीक है, जस्ट याद रखने के लिए। कोर, उसमें क्या क्या पाया जाता है? निकेल और फेरस, इसलिए इसका नाम क्या है? निफे। क्लियर? अब देखिए सबसे ऊपर क्रस्ट को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला, भूपट्टी पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस भाग। क्लियर? यह सबसे नाजुक है, चूंकि सबसे बाहर है, यह नाजुक है। भूपट्टी की मोटाई समुद्री और महाद्वीपीय क्षेत्रों के अंतर्गत भिन्न भिन्न होती है। महाद्वीपीय परत की तुलना में महासागरीय परत पतली होती है। याद रखने लायक बात है, यहां से भी प्रश्न आता है। प्रमुख पर्वतीय प्रणालियों के क्षेत्र में महाद्वीपीय परत अधिक मोटी होती है। क्लियर? भूपट्टी यानी कि क्रस्ट भारी चट्टानों से बनी है, जिसका घनत्व 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर है। सातवां, समुद्री परत में जिस प्रकार की चट्टान देखी जाती है वह क्या कहलाती है? बेसाल्ट कहलाती है। तो यहां से भी प्रश्न आता है, वो क्या कहलाता है? बेसाल्ट कहलाता है। फिर है, समुद्री परत में पदार्थ का औसत घनत्व क्या है? 2.7, मतलब 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर है। नाइन्थ है, देखिए यहाँ से प्रश्न अभी पिछला क्वेश्चन था। क्या कहा जाता है? सियाल कहा जाता है, चूंकि सिलिका और एल्युमिनियम प्रमुख घटक खनिज हैं। कहाँ पर? इसलिए क्रस्ट में, इसलिए इसे अक्सर क्या कहते हैं? सियाल। तो एक प्रश्न निकलता है ना, सियाल किसको कहते हैं? तो क्रस्ट को कहते हैं। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं किसके बारे में? मेंटल के बारे में। देख लेते हैं, चलिए। भूपटल से
परे आंतरिक भाग को मेंटल कहा जाता है। माने क्रस्ट को हम लोग पढ़ने के जस्ट बाद नीचे बढ़ रहे हैं, धरती के अंदर जा रहे हैं, तो क्रस्ट के जस्ट बाद वाले भाग को हम लोग मेंटल कहते हैं। यह एक ठोस अवस्था में है। क्या है? ठोस अवस्था में है। इसका घनत्व भूपटी वाले भाग से अधिक होता है। क्लियर? मोटाई 10 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक। जब पृथ्वी के गहराई में अंदर जा रहे हैं तो 10 से 200 किलोमीटर तक। मेंटल मोहों के विच्छेद से 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। यहाँ पर एक नया वर्ड आया, मोह। इसको हम लोग आगे बताएंगे आपको कि दो परत, जैसे कि क्या क्या था। मान लीजिए एक परत है, और ये है, और ये है ना? तो इस भाग को हम लोग क्या कहेंगे? ये जो दो परत के बीच में मिल रहा है, ऊपर मान लीजिए क्रस्ट है और नीचे मेंटल है, तो ये बीच वाले जो भाग को ना, ही हम लोग क्या कहेंगे? मोहों के विच्छेद, है ना? मतलब ट्रांजिशन, जो संक्रमण, दोनों के बीच के जो संक्रमित क्षेत्र है उसको विच्छेदन कहते हैं। इसको डिटेल में आगे फिर हम बताते हैं। ठीक है? एस्थोनोस्फेयर मेंटल का ऊपरी भाग है। क्लियर? यह मैग्मा का प्रमुख स्रोत है जो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान सतह तक अपना रास्ता खोज लेता है। भूपटी और मेंटल के सबसे ऊपरी भाग को स्थल मंडल कहते हैं। क्लियर? तो दिख ही रहा है, लास्ट में देखे ना। मेंटल के प्रमुख घटक, यहाँ देखिए खनिज के बारे में हो गया कि क्या क्या यहाँ पाया जाता है। तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है, जो पिछले चित्र में हम लोग देख चुके हैं। उसको सीमा कहते हैं। इस तरीके से मेंटल को एक चित्र में हम लोग अगर समझने चाहें तोड़कर, तो देखिए क्या क्या है। ऊपर में देखिए कॉन्टिनेंट, ओशियन क्रस्ट है, ये जो भाग है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, महासागरीय और महाद्वीपीय। इसकी देखिए कहाँ तक मोटाई, 30 किलोमीटर तक। ठीक है? ये किस पर तैर रहा है? एस्थोनोस्फेयर पर। अपर मेंटल और लोअर मेंटल में इसको बांट दिया गया है। इसको स्क्रीनशॉट करके आराम से फिर फुर्सत में देखते रहिएगा, यहाँ से भी प्रश्न निकलता है। ठीक है? इसमें सारा चीज दिखाने का प्रयास किया गया है। मेंटल का एक और चित्र, और यहाँ पे लिखा हुआ चीज को आराम से बाद में पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा। ठीक है? ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है। अपर मेंटल के खोज सर्वप्रथम किसने किया था? ए मोहोरोवेशिस ने 1909 में किया था। तो यहां से प्रश्न आता है, इसलिए इसको मोहो भी कहा जाता है, विच्छेद स्थल को। वोल्केनिक एरप्शंस के समय लावा एस्ट्रोनोस्फेयर से ही बाहर निकलता है। कहां से लावा बाहर निकलता है? देखिए एक प्रश्न आया ना, तो यहां से भी उत्तर निकलेगा। ऑक्सीजन और सिलिका मेंटल का एवरेज डेंसिटी, देखिए यहाँ पे डेंसिटी बताया है, यानी कि घनत्व 4.5 है। ऑक्सीजन और सिलिकॉन पाया जाता है। ऑक्सीजन और सिलिका। अर्थक्वेक वेव की स्पीड यहाँ पे कितनी होती है? 7.9 किलोमीटर होती है। इस तरीके से पूरा एक डिटेल इस चित्र में दिखाकर समझाने का प्रयास किया गया है। ठीक है? अब हम लोग कोर के बारे में देख लेते हैं। कोर यानी कि सबसे पृथ्वी के आंतरिक भाग को। कोर मेंटल सीमा से 2900 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है। आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है, जबकि बाहरी कोर तरल अवस्था में है। देखिए कोर को, जो अंतर का भाग है वो पूरी तरीके से द्रव अवस्था में है, पूरी तरीके से लिक्विड है, लेकिन ऊपरी भाग कुछ कुछ ठोस है। ये सब पॉइंट है ना, इसको याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा ऑब्जेक्टिव। और कभी सब्जेक्टिव लिखना पड़ गया तो भी यही काम आएगा। कोर बहुत भारी सामग्री से बना है, जो ज्यादातर निकल और लोहा से बना है। किससे बना है? इसीलिए इसको क्या कहते हैं? निफे कहते हैं। क्लियर?
ये कोर का अंदर का चित्र, मेंटल कोर सबको दिखाया गया है एक बार में। देखिए आउटर कोर और इनर कोर को, इसको पढ़ लीजिएगा। आउटर और इनर कोर को देख रहे हैं, फोटो में दिख रहा है। लास्ट गहराई दिख रहा है कि कितना है। पृथ्वी का आंतरिक गहराई 6378 माने 6368 किलोमीटर तक गहरा है पृथ्वी का अंतिम छोर, जो मिडिल पॉइंट कोर तक है ना। यहाँ से भी बहुत सारा प्रश्न निकल सकता है, इसलिए फिगर को आप लोग बाद में आराम से देखिएगा। अब देखिए 10th क्वेश्चन, जो देखा हुआ चीज है वहीं से हम लोग फिर से पढ़ रहे हैं। पृथ्वी के आंतरिक संरचना में कौन द्रव अवस्था में है? तो यहाँ देखिए अपर कोर और इनर कोर के बारे में बात नहीं हो रहा, सिर्फ कोर के बारे में बात हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? कोर। ये है डिसकंटिन्यूटी, हम बताए जो विच्छेद, कि जहां जहां पर सियाल, सीमा और नेफे जो मिल रहा है क्रस्ट पर, मेंटल पर, है ना, और कोर पर। तो याद रखने के लिए हम बताए सीमा, मेंटल बोले ना, याद करने का तरीका, सियाल क्रस्ट पर और नेफे कोर में, है ना। अब ये जो परत है इसको देखिए अलग अलग नाम से दिया गया है। इसको पहले एक एक करके डिवाइड कीजिए। ये 3 भाग में हो गया, धरती का मोटा मोटी डिवीजन 1, 2 और 3। अब देखिए सबसे ऊपर में क्रस्ट है, तो उसको हम लोग क्या नाम दे दिए? अपर क्रस्ट दिए। और जो नीचे वाला है उसको, जहां पर विच्छेद हो रहा है, मिल रहा है, उसको लोअर क्रस्ट। उसी तरीके से अपर मेंटल, उसी तरीके से लोअर मेंटल, हो गया ना, ऊपर वाले भाग और नीचे वाले भाग। और इसको एक अलग अलग करने में इसको सुविधा दे रहा है ये इनर और आउटर। देखिए कोर को भी हम लोग बांट दिए, ये कोर है। अब देखिए इसको एक नया नाम दिया गया, जो सबसे आंतरिक भाग है। यहां से भी प्रश्न आएगा, ठीक है, कि सबसे निचली भाग से चले शुरू करते हैं। इसको हम लोग क्या नाम दिए? लेमन। मतलब पूछेगा प्रश्न में कि आउटर कोर और इनर कोर किस विच्छेद पर है? तो लेमन पर है, ठीक है। आउटर कोर और मेंटल, जो लोअर मेंटल है, उसके बीच के परत को हम लोग एक नया नाम दिए, गु, गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग, मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग। रे रेविती। देखिए लोअर मेंटल और अपर मेंटल के मध्य में क्या पाया जाता है? कौन सा विच्छेद? तो रेपती। मोह, मोह कहाँ पाया जाता है? तो लोअर मेंटल क्रस्ट और अपर मेंटल के मध्य। और सबसे ऊपर को कोनो कोनो रोड कहा गया, कोनो रोड, कोनो रोड, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में। देखिए यहां से प्रश्न निकलेगा, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और याद कीजिएगा, ठीक है। इतना ही चीज है पृथ्वी के अंदरूनी अध्ययन में इंपॉर्टेंट। चलिए थैंक यू, प्रैक्टिस भी हो गया और हम लोग इनर कोर के बारे में जान भी गए। अगले क्लास में फिर हम लोग, चूंकि इनर को जान गए हैं, अब उससे संबंधित और भी क्वेश्चन अगर निकलेंगे तो उसका भी प्रैक्टिस करा देंगे अगले वीडियो में, ठीक है। और फिर उसके बाद देखेंगे पृथ्वी के ऊपरी संरचना विशेषताओं के बारे में। ओके देन, थैंक यू, गुड बाय।